दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस बार कार में वार्तालाप और हम लोग बंगाल से बिहार की यात्रा पर हैं और हमारे साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उर्मिलेश जी साथ में हैं। उर्मिलेश जी, स्वागत है अम्बेडकरनामा में आपका। और कार में अब सफर तय करना है तो सोचा इसी बहाने इस हफ्ते की जो प्रमुख घटनाएं हैं उस पर उर्मिलेश जी से एक टेक ले लिया जाए। कई घटनाएं हुई हैं इस बार। बिहार में सरकार बनी, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन सीबीआई ईडी का छापा पड़ रहा है। हेमंत सोरेन की सदस्यता गई। कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोग्राम किया सिविल सोसाइटी के साथ और भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत होने वाली है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हुए और नए चीफ जस्टिस यू ललित बने हैं। तमाम तरह की घटनाएं हैं। इसको उर्मिलेश जी एक जर्नलिस्ट के नजरिए से, एक ऑथर के नजरिए से कैसे देखते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि उर्मिलेश जी की बहुत ही सटीक टिप्पणी होती है, टिप्पणी समझने की कोशिश। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। शुक्रिया रतनलाल जी। इस यात्रा में, इस सफर में आप से बातचीत हो रही है जी। बताएं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जी। मुझे तो रतनलाल जी ये अपने जिस सड़क से हम गुजर रहे हैं उसके अगल बगल की दुनिया इतनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा। कि राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम बात करें या इस खूबसूरती को देखें, ये चाय बागान, हाँ, ये कहाँ दिखती हैं। मतलब हम लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि साथ में यात्रा कर रहे हैं और ये सारी सुंदरता देखते हुए चल रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना रोते हैं हम लोग, कहते हैं साफ हवा कहाँ मिलेगी और पोल्यूशन है दिल्ली में। लेकिन देखिए यहाँ तो आसमान बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नीला, और पोल्यूशन बहुत कम है। तो काफी सुंदर लग रहा है। लेकिन आपने देश के बारे में जो आपने चिंता जाहिर की है, मैं भी उस चिंता में आपके साथ शरीक हूँ जी। और हम देखें 2-3 घटनाएं जो आपने जिनकी चर्चा की, अगर हम बारी बारी से उस पर बात करें तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं अपनी बात कांग्रेस के डेवलपमेंट को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी में 2 बातें हुई हैं अभी तक। और चूंकि मैं दिल्ली से सुबह ही निकला हूं और अभी मैं बंगाल के एक एयरपोर्ट से उतर करके और फिर हम बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, सीमांचल की तरफ। तो मैं नहीं जानता कि इस बीच में और क्या डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो मैं देख कर आया था सवेरे तक, उसमें यह है कि 2 घटनाक्रम हैं। एक तो पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने कुछ दिन पहले विठल भाई पटेल हाउस में संभवतः एक सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मशविरा किया था, बातचीत की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता थे। और दूसरी जो घटना कांग्रेस में अफेयर्स के नाम पर है वो है गुलाम नबी आजाद साहब का। कांग्रेस से 50 साल के बाद संभवतः वो अलग हुए हैं और उनका इस्तीफा जो है चर्चा का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं हम गुलाम नबी आजाद का ही जी। गुलाम नबी आजाद साहब का कल इस्तीफे का जो पत्र है 5 पेज का संभवतः है, जो उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा है, जो कांग्रेस की अभी भी फॉर्मली वही प्रेसिडेंट हैं। ये अलग बात है कि कामकाज में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इन दोनों के सलाहकारों की ज्यादा चलती है। तो सोनिया गांधी को भेजे पत्र में उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। और मैं कांग्रेस के प्रति न तो मेरी कोई निजी कोई राजनीतिक किसी भी तरह की संबद्धता है, न कभी मैं कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ, न मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। मैं किसी वस्तुतः मैं रतनलाल जी, आप जानते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। मेरा एफिलिएशन सिर्फ जर्नलिज्म के साथ है। और उसके नाते मैं जो पार्टियां कभी कोई अच्छा काम करती हैं या सरकारें तो अच्छा कहता हूं, जो मुझे बुरी लगती हैं मैं उनको बुरा कहता हूं नीतियों के स्तर पर। तो कांग्रेस पार्टी चाहे जैसी भी पार्टी रही हो, लेकिन उसने 50 सालों के पॉलिटिकल करियर में गुलाम नबी आजाद को दुलरुआ बनाकर रखा था। अच्छा। दुलरुआ भोजपुरी का शब्द है। प्यारा। आपके बहुत सारे हिंदी के जो दूसरे इलाकों के दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो शायद न समझेंगे। दुलरुआ का मतलब होता है जिसको बहुत लालन पालन, जिसका बड़े खूबसूरत ढंग से हुआ है, बड़े सहेज कर जिसको रखा गया हो। ब्लू आइड बॉय। एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में ब्लू आइड बॉय।
तो कांग्रेस आला कमान के ये एक दुलरुआ नेता रहे हैं। 32 साल श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में, जितनी सरकारें इस बीच में बनी कांग्रेसियों की, सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। कमाल की बात है, 32 साल लगातार मंत्री, 7 वर्ष विपक्ष के नेता, राज्यसभा में 7 वर्ष, 4 दशक हो गए। जी हाँ, और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के। और लंबे समय बाद कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर में बना वो श्रीमान गुलाम नबी आजाद बने। तो ये कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया, जबकि उनका कितना जनाधार कांग्रेस के नेता के तौर पे जम्मू कश्मीर में है ये हम सब जानते हैं। मैं जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं, मेरी रुचि का विषय रहा है, मैं घूमता फिरता रहा हूँ। तो डोडा के कुछ एक हलकों में थोड़ा बहुत उनके समर्थक जरूर हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जम्मू कश्मीर में कोई उनका आधार नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इतना ओहदा उनको दिया, इतना वो दिया। और किसकी कीमत पर दिया रतनलाल जी? जो पार्टी में दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग हैं, इनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जो पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन कभी उनको कुछ मिलता नहीं है, कभी टिकट भी ठीक से नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों की कीमत पर गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को बड़ा नेता बनाया गया और इतना सारा कुछ दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस आला कमान ने अपने बहुत सारे जेन्युइन कार्यकर्ताओं को जिस तरह उनकी उपेक्षा की, जिस तरह उनको दरकिनार किया, और कुछ लोगों को जो बड़े एलीट तबके के हैं, बहुत कुलीन समाज से हैं, तो उनको महत्व दिया, या कुलीन बन गए राजनीति में आकर, उनको ज्यादा महत्व दिया। तो आई थिंक उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तो कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं रोने की जरूरत नहीं है कि अरे वाह गुलाम नबी आजाद चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, बड़ी धूर्तता की, बड़ी वादा खिलाफी की, बड़ी दगाबाजी की। अरे भाई, ये दगाबाजी जो की उन्होंने, ये कांग्रेसियों के कुकर्म का ही तो नतीजा है। कांग्रेस अगर जेन्युइन कमिटमेंट के आधार पर, मेहनत के आधार पर, जनाधार के आधार पर अगर नेता बनाती, तो आज ये हाल होता कि गुलाम नबी आजाद 32 साल लगातार मंत्री रहे, 7 साल विपक्ष के नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, और फिर भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। खासकर तब जब कांग्रेस स्वयं क्राइसिस में है, जब वो रास्ता खोज रही है, जब कुछ सूझ नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि अब क्या करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हमको री इन्वेंट करना है कांग्रेस को, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, आप लगे रहते, आप कुछ करते। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उनके पीछे उनके निजी स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ हैं। हो सकता है वो भी कहीं ब्लैकमेल्ड हो सकता है उन पर भी कहीं से दबाव हो कि भाई आप नहीं ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता असलियत क्या है। असलियत क्या है ये तो खोज का विषय है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को उसके किए का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस जाने, गुलाम नबी आजाद जाने। अब आइए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के त्याग पत्र में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने, जो मैंने पूरा पढ़ा उनका, अच्छा। एक लाइन बाय लाइन पढ़ा। उन्होंने सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है वो श्रीमान राहुल गांधी पर लगाया है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के छोड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके राहुल गांधी है। अच्छा। मुझे लगता है राहुल गांधी, चाहे उनको इमेच्योर आप कह लीजिए, अनुभवहीन कह लीजिए, अपने सलाहकारों पर निर्भर एक जेन्युइन नेता कह लीजिए, सज्जन और शालीन होने के बावजूद राजनीतिक रूप से उनकी बहुत सारी कमियां हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस की जो भी आज दुर्दशा है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के कारण है, और राहुल गांधी के कारण ही गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। और उसमें कारण वो क्या बताते हैं? कारण बताते हैं कि 2013 में या 12 में, जो भी सन संबत याद नहीं आ रहा है मुझे, जो उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था मनमोहन सिंह की सरकार, 13 में सरकार के कार्यकाल में, प्रेस क्लब की कॉन्फ्रेंस में, तो उनका कहना है कि वो टर्निंग पॉइंट है, और कांग्रेस 2014 में जो चुनाव हारी उसकी एकमात्र बड़ी वजह वही था, वो घटना। ये मूर्खतापूर्ण है, ये बहानेबाजी है। मैं राहुल गांधी के प्रति मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गहरी सहानुभूति है, या किसी और नेता के प्रति मैं नरम होकर बोल रहा हूं और उनका बचाव कर रहा हूं, बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये मानना कि राहुल गांधी के केवल
राहुल गांधी के उस कृत्य के कारण कांग्रेस हारी है। ये बिल्कुल वाहियात किस्म की लॉजिक है गुलाम नबी आजाद की, और ये बहानेबाजी है। सच्चाई यह है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी जो हारी, उसके कई फैक्टर्स हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। हम सबने इस पर लिखा है, लंबे लंबे लेख लिखे हैं, कॉलम लिखा है, कमेंट किए हैं, और सिर्फ हम ही ने नहीं, अनेक लोगों ने किया है। और उसमें जो रतनलाल जी मुख्य वजह गिनाऊं अगर मैं अपनी ओर से, तो मेरा मानना है कि यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो मिजरेबली उसने फेल किया जनता की अपेक्षाओं और जनता की जो आशाएं थी उस पर, और बहुत सारी कमियां थी उस सरकार की। यूपीए 1 एक अपेक्षाकृत बेहतर सरकार थी, लेकिन यूपीए 2 में इतनी सारी गड़बड़ियां की गई। और सच पूछिए तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, यानी कांग्रेस आलाकमान, गांधी नेहरू परिवार, इन लोगों ने मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह पर भेजा या एक गलत जो दबाव डाला बहुत सारे कामों के लिए, उसका भी दुष्परिणाम था कि सरकार काम नहीं कर पाई ठीक से, और लगातार गलतियां की जाती रही। जिस तरह के लोगों को कांग्रेस बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस सरकार में बैठाया गया, वो मीडिया से, प्राइवेट सेक्टर है मीडिया से लेकर के और सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे लोगों को बैठाया गया, सबने कांग्रेस की मटिया मेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा जो इंडियन कारपोरेट है, उसमें जो बड़ा जो कारपोरेट है, काफी प्रभावशाली है, जो इजारेदार एक तरह से है, उसका जो हिंदुत्व की शक्तियां थी, यानी कारपोरेट और हिंदुत्व की शक्तियां, इन दोनों का एक स्ट्रांग गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट करने लगा था बहुत पहले से कि इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे कि देश में निजीकरण की एकदम हवा अंधड़ बल की बहा दिया जाए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको क्रमशः बहुत तेजी से प्राइवेटाइज किया जाए, डिसइन्वेस्ट किया जाए। और ये एक बड़ी मुहिम थी जिसमें कि देश के 2 टॉप घराने कारपोरेट सेक्टर के, वो काफी एक्टिव थे। तो हिंदुत्व और कारपोरेट का जो एक कन्वर्जेंस हुआ उनके राजनीतिक मंसूबों या आर्थिक जो इंटरेस्ट थे उनका, मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस पीछे छूट गई, और कांग्रेस तभी उसको काउंटर कर सकती थी अगर वो एक प्रो पीपुल सरकार बनाई होती। वो इस देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी और अपर कास्ट के भी जो स्ट्रगलिंग सेक्शंस हैं, उनकी आशाओं के अनुरूप उसने काम किया होता। लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई काम यूपीए 2 में अच्छा काम नहीं कर पाई, नतीजा कांग्रेस की हार हुई। उसमें राहुल गांधी की मूर्खताएं भी थी, उसमें मनमोहन सिंह की भी गलतियां थी, और उसमें सबसे बड़ी गलती तो मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनको ब्लेम किया जाना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह के उनके एडवाइजर्स थे, जिस तरह के नीतिगत फैसले होते थे, सब मिल करके डुबाए। इसलिए केवल राहुल गांधी को गुनाहगार साबित करना ये बहानेबाजी है, और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद के उस बयान का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपने पूछा कि उस लेटर में, तो उस लेटर में सबसे अहम उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो झूठ है और वो एक बहानेबाजी है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, बिल्कुल आखिरी पॉइंट कांग्रेस पर, और यूनियन टेरिटरी के रूप में जो जम्मू कश्मीर है, उसमें जिस तरह से विधानसभा की सीटों का विभाजन हुआ है, जिस तरह से परिसीमन हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को फेवर करने वाला है, और बिल्कुल मैं समझता हूं कि, मैं तो मानता हूं कि असंवैधानिक किस्म का है, लेकिन उसको संवैधानिकता का लिबास पहना दिया गया है। अब इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की योजना है, कोई प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं समझता हूं कि गुलाम नबी आजाद को भी उसमें कहीं न कहीं प्लग किया जाएगा, कहीं न कहीं उनको जोड़ा जाएगा। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी स्पेकुलेशन ही है, एक अंदाज ही है लोगों का, मेरा भी है। अब देखना होगा कि क्या होता है, इलेक्शन जब आएगा तब चीजें सामने आएंगी। तो ये कुल मिलाकर मैं कांग्रेस पर कहना चाहता हूँ। नहीं, एक तो अभी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पे जो आप कह रहे थे, कुछ जो नई स्ट्रेटजी जी री इन्वेंट करना कांग्रेस को, तो देखिए राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग की, वो मीटिंग तो अच्छी बात है कि करें वो, और हर पार्टी को जो विपक्ष में है या जो अल्टरनेटिव बिल्ड करना चाहती है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो उसको अपने काम करने चाहिए। मीटिंग जरूरी हिस्सा होता है प्रयासों का, उसमें तो मैं कहूँगा कि वो ठीक कदम उठाया गया। लेकिन जो उसमें जो बहस हुई और जो कुछ मुद्दे उभर कर आए, उसमें मैंने
उस बैठक में जो मौजूद लोग थे उनसे मेरी कई बार बात हुई, कई लोगों से बात हुई, तो मैं एक प्रामाणिक जानकारी मुझे जो मिली उसमें मुझे लगा कि राहुल गांधी ने उसमें सबसे बड़ी बात तो यही तय की या लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। एक कांग्रेस को री इन्वेंट करना चाहते हैं, एक तरह से कांग्रेस में केवल उसका रूप रंग ही नहीं बदलना चाहते हैं बल्कि कंटेंट भी बदलना चाहते हैं उसकी पॉलिटिक्स का। और शायद उन्होंने ये भी कहा, शायद क्या ये बिल्कुल ये भी एथेंटिक है, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मोदी सरकार है उसको आप पुराने तौर तरीकों से विपक्ष की जो राजनीति है उसमें उसको बिल्ड नहीं किया जा सकता है एक नया अल्टरनेटिव। उसके लिए हमको नए ढंग के पॉलिटिकल टूल्स खोजने पड़ेंगे, हमें एक नई दिशा तलाशनी पड़ेगी और उसकी तलाश हमने शुरू कर दी है और इसीलिए मैं जनता के पास जा रहा हूं और इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है जनता के पास जाना है। ये बातें उन्होंने कही। अब इसमें देखिए उन्होंने मेनली जो है सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया, सिविल सोसाइटी में भी दिल्ली और आसपास के लोगों को बुलाया। तो जो ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं दरअसल कमोबेश यूपीए 2 के दौरान इसमें मौजूद ज्यादा लोग यूपीए 2 में बहुत प्रभावी थे। अगर परसेंटेज वाइज देखिए जो लोग मौजूद थे यूपीए इस मीटिंग में सिविल सोसाइटी के नाम पर, वे वही लोग हैं जो यूपीए 2 के दौरान सबसे ज्यादा सरकार के सलाहकार मंडली में शामिल थे। और कोई योजना आयोग का मेंबर था, कोई एनएससी संभवतः बनी थी ना, क्या नाम था उसका, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आई थी जिसकी यूपीए चेयरमैन के तौर पे सोनिया गांधी ही उसकी भी अध्यक्ष थी, तो उसके भी बहुत सारे मेंबरान थे। इसमें कुछ नए लोगों को भी जोड़ा गया था इस मीटिंग में, खासकर जो सबाल्टर्न सेक्शंस के, वो एक नई पहल थी, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग यूपीए 2 के दौरान सरकार में महत्वपूर्ण और प्रभावी बौद्धिक सलाहकार थे या सरकार के नजदीक थे, वही लोग इसमें भी प्रभावी थे। योजनाकार तो वही थे, शिल्पकार तो वही थे इस मीटिंग के। तो री इन्वेंट कैसे कांग्रेस करेगी जो वही पुराना फ्रेम है, पुराना ही पर्सपेक्टिव है, पुरानी ही दृष्टि जो पहले दृष्टि सरकार की थी उसको दृष्टि उसका सूत्रबद्धीकरण करने वाले लोग जो हैं ये फिर वही लोग हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ प्रोफेसरों को, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को, कुछ एनजीओज को जो उस बैठक में मौजूद थे, उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे टेलीविजन की रिपोर्ट्स में, वे सारे वही लोग थे। तो मैं कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, तो मुझे लगता है कि अगर उनको कांग्रेस को री इन्वेंट करना है और नई रणनीति खोजनी है, नया रास्ता खोजना है, तो उनको मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्रम से लेकर के और श्रीनगर तक और आपका क्या बोलते हैं अहमदाबाद या गांधीनगर से लेकर के और भुवनेश्वर तक के बीच में उनको अनेक जगहों पर इस तरह की मीटिंग करनी चाहिए थी और ग्रास रूट पे काम करने वाले लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए था बिफोर ही स्टार्ट दिस भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता कि भाई क्या होना चाहिए, क्या सवालात होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए। देखिए, एक तो बात यह है कि आज भारत की जनता जो है वो जो विकल्प चाहती है वो राजनीतिक तौर पे एक ठोस विकल्प चाहती है। तो ठोस विकल्प के लिए काम करने के बजाय आप सिर्फ कांग्रेस का रूप रंग और उसका कंटेंट बदलने की आपकी प्राथमिकता है, तो जनता को कांग्रेस के कंटेंट बदलने और रूप रंग बदलने में दिलचस्पी उतनी नहीं है जितनी ठोस विकल्प पाने में है। ठीक है जी। राहुल गांधी की दिलचस्पी हो सकती है लेकिन जनता की दिलचस्पी तो विकल्प पाने में है। इसके लिए राहुल गांधी के पास कोई मुझे नहीं लगता कि विजन है। और सच पूछे तो उनके सलाहकार जो हैं, मैं कोई गुलाम नबी आजाद की तरह आरोप नहीं लगा रहा हूं उनके सलाहकारों के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके सलाहकार जो हैं बहुत ही चापलूस किस्म के अनुभवहीन लोग हैं। लेकिन उनका ये कहना, भले वो गुस्से में उन्होंने कहा हो, खीज में कहा हो, लेकिन ये सही है कि उनके पास, इनके ज्यादातर सलाहकारों के पास राजनीतिक काम करने का अनुभव नहीं है। वे या तो पुराने स्टूडेंट लीडर हैं या वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं या एनजीओ सेक्टर से हैं। तो जनता के बीच काम करने वाले लोग या जनता का मानस समझने वाले लोग जो हैं वो राहुल गांधी की सलाहकार मंडली में बहुत कम है। तो और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही अनुभवहीन भी हैं
और इमेच्योर भी हैं। इसके अलावा उनके वो बहुत एरोगेंट भी हैं। जैसे वो पार्टी के जमीनी जो स्तर के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से मिलने नहीं देते हैं, ये आरोप, इस आरोप में दम है। मैं अनेक ऐसे नेताओं से मिला हूं कांग्रेस के, जो साफ साफ कहते हैं कि साहब हम तो 13 दिन से दिल्ली में पड़े हुए हैं, 6 दिन से पड़े हुए हैं, 11 दिन से पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े नेता, और राहुल गांधी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हमने पूछा कि भाई क्यों? तो उनके सलाहकार ऐसे हैं कि नाम ही नहीं पहुंचाते हैं, जिनसे मिलवाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम पहुंचाते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता भाई कि नेता का, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस देश की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी है, शासक पार्टी है, उसके बड़े से बड़े नेता अगर राजनीतिक कार्यकर्ता दूर दराज से आता है, तो मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, जो अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, हालांकि वो अपने टॉप एग्जीक्यूटिव से वो भी मिलते रहते हैं, लेकिन जो अन्य नेता हैं, गृह मंत्री से लेकर के और पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, ये सारे लोग रेगुलर मिलते हैं। समझ गए? तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की जो कमजोरी है कि उसके नेता जनता से मिलते नहीं है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिलते, और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर के नेताओं से नहीं मिलते। तो ये बहुत, अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लिए राहुल गांधी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। स्वयं ये राहुल गांधी का बयान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। आरपीएन सिंह के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। जितिन प्रसाद, शाहजहांपुर के महान जननेता, उनके लिए खुला रहता था। सब बीजेपी में, और जितने नाम जोड़ लीजिए जो बीजेपी में हाल में गए हैं, ये सारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के सब ये राजनीतिक दुलरुआ हैं। तो आप सोचिए उस कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा, जिस कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों को महत्व मिला और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया। तो इसलिए कांग्रेस का मैं गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल डिफेंड करने लायक नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है अपने को, ये मतलब शब्दबाजी है। मुझे इसमें ईमानदारी नहीं लगती, और इसमें समझदारी भी नहीं लगती, और कोई नया विजन इसमें नहीं दिखाई देता है जी। तो ये थे और उमलेश जी, और बेबाक टिप्पणी कांग्रेस कार्यशैली पे, और अभी सफर जारी है। कई और मुद्दों पर अभी बात करने वाला हूँ। ये कार में वार्तालाप, बातचीत करते हम लोग चलेंगे। आप अम्बेडकरनामा देखते, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए।